इंसान की सोच का ताल्लुक उसके रहन सहन, उसकी रवायात और उसका जो भी आसपास का माहौल होता है सब। और ख़वातीन और ख़ास तौर पे शादी के बाद लड़कियां जिस तौर पे सोचती हैं ये उनकी खुशी को बढ़ाता भी है और गारत भी कर देता। पिछले दिनों एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई, बड़ी अच्छी सी गाड़ी से उतरी और आके उन्होंने जो मुझसे पहला सवाल किया वो ये कि आप मेरे शौहर का कितने अरसे में इलाज कर सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा जी बात ये है कि मैं अनदेखे मरीज़ का इलाज नहीं करता। तो मैंने पूछा ओके कर लेते हैं, आप पहले मुझे ये बताइए कि उस शौहर के अमराज क्या क्या हैं। उन्होंने 4 अमराज बताए। उफ़ अल्लाह, मैं तो हैरान परेशान रह गया, इतने बड़े बड़े अमराज के साथ शादी कैसे चल रही है और ये शादी कैसे चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्या सारी खूबसूरत लड़कियाँ एक तरह से सोचती हैं, या क्या सारी अमीर लड़कियाँ एक तरह से सोचती हैं, या क्या सारी लड़कियाँ एक तरह से सोचती हैं? ये तीनों अलग अलग सवाल हैं। इनफैक्ट तीनों का जवाब भी अलग अलग है। इंसान की सोच का ताल्लुक उसके रहन सहन, उसकी रवायात और उसका जो भी आसपास का माहौल होता है उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। हम सुनते क्या हैं, सोचते क्या है। और ख़वातीन और ख़ास तौर पे शादी के बाद लड़कियां जिस तौर पे सोचती हैं ये उनकी खुशी को बढ़ाता भी है और गारत भी कर देता। पिछले दिनों एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई, बड़ी अच्छी सी गाड़ी से उतरी और आके उन्होंने जो मुझसे पहला सवाल किया वो ये कि आप मेरे शौहर का कितने अरसे में इलाज कर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे। मैं 1 लाख रुपए तक दे सकती हूँ, पर यह बताइए आप मेरे शौहर का कितने अरसे में श्योर इलाज कर सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा जी बात यह है कि मैं अनदेखे मरीज़ का इलाज नहीं करता। मुझे तो ये भी इल्म नहीं है आपके शौहर की उम्र क्या है, आपके शौहर का कद क्या है, आपके शौहर की जो खुशी गमी के स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है, और सबसे अहम ये कि उसे आपसे शिकायत क्या है। उसने कहा क्या मतलब, शिकायत लेके मैं आई हूँ, पैसे मैं दूंगी, तो मेरे शौहर का इलाज कीजिए, आप उसको बुलाइए और अपने सामने बिठाइए और उसको ठीक कीजिए। तो मैंने पूछा ओके कर लेते हैं, आप पहले मुझे ये बताइए कि उस शौहर के अमराज क्या क्या हैं। उन्होंने 4 अमराज बताए। उफ़ अल्लाह, मैं तो हैरान परेशान रह गया, इतने बड़े बड़े अमराज के साथ शादी कैसे चल रही है और ये शादी कैसे चलेगी। ये मर्ज इतने बड़े बड़े थे कि जैसे आपने बड़े फुल साइज़ के बैलून देखे हों जिनके अंदर गैस भरी होती है और वो बंदे को उड़ा के ले जाता। पहला जो था मर्ज वो ये था, हम अमीर हैं, हमने अपने से कम दौलत वाले, कम म्यार वाले बंदे से इसलिए शादी की थी कि मेरा ख्याल रखेगा, कि मेरा ख्याल नहीं रखता। ओके, ज़ाहिर बहुत बड़ा मसला था। दूसरा, ये मुझे वक्त नहीं देता। एंड शी वॉज डैम सीरियस। वो इतनी सीरियस थी इन सारे अमराज को बता। उसका ख्याल था कि पैसे देने से हर मर्ज दूर हो जाता, मैं बुलाऊंगा, कोई फक्की घोट के उसको पिलाऊंगा, और अगर नहीं पिएगा तो मुंह खोल के, जैसे वो हमारे यहाँ भैंसों के मुंह में नौलका डाल के ना इतना लंबा सा होता है तो उसमें दवाई डाल के फूंक मारते हैं, सीधी उसके अंदर पेट में जाएगी और वो इंसान का बच्चा ऐसा बन जाएगा जैसा ये चाहती है। तीसरा इल्ज़ाम ये था कि वो हर वक्त काम करता है, जब शाम को मेरे पास आता है तो थका हुआ होता है, मुझे मुस्कुरा के देखता नहीं है मैंने क्या पहना हुआ क्या नहीं पहना हुआ, कभी गौर नहीं करता और मुझे छूने भी नहीं देता। तो मैंने पूछा कि आप क्या ज़्यादा छूते हो? कहने लगी बस मैं सोचती हूँ मुझे उसको छूना चाहिए, पर इतना खुदगर्ज है जब उसका मूड होता है। अच्छा, मैं सब मुस्कुराहट अपनी नहीं रोक पा रहा, पर उसने ये सारे इल्ज़ामात और जराइम और नकाइस और बीमारियां बताते हुए कहा कि जब अपना मूड होता है तो मेरे पास आ जाता है या मुझे अपने पास बुला लेता है, पर जब मेरा जी चाहता है तो मुंह परे करके सो जाता है। और ये नाकाबिले माफ़ी बीमारियां हैं, मैं इसके साथ नहीं चल सकती। इससे पहले कि मैं अपने माँ बाप को बताऊं और इससे पहले कि मेरी अलहदगी हो जाए, आप इसका इलाज कीजिए। खातिन हज़रात, मैंने उसकी बात को सुना। सुन के बाद मैंने ऐसे हाथ करके बांधे और कहा कि ये जो मियाँ साहब आपके हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो उसने कहा एक दुकान है उनकी, और वो ये कहते हैं कि मैं दुकान पे बहुत वक्त देता हूँ। फिर मैंने उनके मियाँ साहब से रब्ता किया, उनको एक रोज़ बुलाया
उनके साथ कोई 2-2.5 घंटे हमारे गुजरे। अच्छा, अब जो सूरत हाल सामने आई उनके अमराज की, वो ये थी कि आप गौर कीजिएगा उस पर इल्ज़ाम क्या क्या थे। उसने कहा सर जब मेरी इससे शादी हुई तो हमें अंदाज़ा था कि हमारा थोड़ा म्यार फ़र्क है, तो उस दिन से लेके आज तक मैं 6-7 घंटे काम नहीं करता, 10 से 12 से 14 घंटे काम करता हूँ, ताकि इसकी सहूलत के लिए मेरे पास पैसा भी वाफर हो और घर में कोई कमी ना हो, कभी इन लोगों को ये अफसोस ना हो कि हमारा फ़ैसला गलत था। तो नतीजा जब मैं शाम को घर आता हूँ तो थका हुआ होता हूँ, कभी कभी तो इसका मुझे टच करना अच्छा लगता है, लेकिन ये आते ही मुझ पर बम्बार्डमेंट कर देती है, कहाँ रहते हो तुम, मुझे वक्त नहीं देते, तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं हो, तुम मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखते, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी जवानी तुमने गाल दी है, तुमने मेरे साथ ये किया है। तो उसने कहा जी सर उस वक्त मैं मुंह परे करके ना सोऊं तो क्या करूं। ये आप सोचिए कि 12 से 14 घंटे में काम करके कमा के लाया होता हूँ, थर मेरा बिल्कुल फटने वाला होता है। अगर ये उस वक्त मुझे दबा दे, अगर ये उस वक्त मुझे अगर छुए भी तो बात ना करे, उस वक्त मुझे थोड़ा सा अपना टच दे, मुझे फील तो हो कि मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा। फिर उसने तीसरा कहा कि अब मैं थका हुआ हूँ तो काम करके आया हूँ, उस वक्त उसको मैं टाइम कैसे दूँ। यानी फिज़िकली भी मैं फिट नहीं होता, फिज़िकली दिल नहीं चाह रहा होता। हाँ, कभी जब मैं ताज़ा दम होता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तो ख़ुद इसको मैंने बताया ये कि जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, अगर मैं ये ना करूँ तुम फिर खुद रोगी कि ये भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, ये भी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही। खातिर हज़रात, जब ये हमारी बात हो चुकी और मुझे उस मज़लूम आदमी पे तरस आया तो मैंने उस खातून को फ़ोन किया। मैंने उससे कहा बच्चे तुम्हारे मियाँ से मेरी बात हो गई है, उसका मसला मैंने पकड़ लिया है और उसका इलाज भी हो जाएगा और जितने पैसे तुम्हारे पास है उससे कम में हो जाएगा। लेकिन पहली बात तो ये कि दोबारा किसी और डॉक्टर के पास जाके ये बेवकूफ़ी मत करना, इस तरह की बात करने की। तुमसे फ़ौरन वो पैसे ले लेगा कि हाँ ये इतना बड़ा मसला है, मैं इसका, ये बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करने का इशू है। और सबसे अहम ये है कि ज़िंदगी में जब हम एक ज़िंदगी को छोड़ के दूसरी ज़िंदगी में जाते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती। अगर तुम्हारे मियाँ को मैं सब काम छुड़वा के तुम्हारे सामने बिठा दूं, कुर्सी पे, सोफे पे, रंगले पलंग पे, दोनों तुम चौकड़ी मार के बैठ जाओ, तो मुझे ज़रा बताओ कितनी देर तक तुम उसे टुकर टुकर देख सकती हो, टुकर टुकर देखे जा रही हो, देखे जा रही हो। उसके नाक, कान, आंखें, हाथ, पाँव, कपड़े, हर चीज़ तुमको ज़ुबानी याद हो जाएगी। तो फिर यही वजूद जो मुश्किल तुम 24 घंटे भी नहीं देख सकोगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। फिर तुम ही आके मेरे पास कहोगी कि करता कुछ नहीं है, हर वक्त बैठा रहता है, वेला मुझे देखता रहता है ऐसे टुकर टुकर, और मुझे इरिटेशन होती है, मुझे घबराहट होती है, मुझे इतना क्यों देखता है। जैसे हमारे सामने देग हो खाने की, हम सारी नहीं खा सकते, एक हमने प्लेट भरी खाना होता है। बाज़ दफ़ा तो इतने सारे गुलाब जामुन और इतने सारे अंदर से और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मीठी बनी होती हैं, तो क्या उसको सारी खा ली जाती हैं? एक आधी खाई जाती, वही काफ़ी होती है। ऐसे इंसान का, जो मर्द का वक्त है, इतना लेना चाहिए जितना मुँह मीठा हो जाए। इससे ज़्यादा लोगे तो फिर ये जो काम आप करते हो वो भी आगे से यही करेगा, उतना ही वो तुर्की बतुर्की जवाब देगा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम मेरी खुशी खा गई, तुम मेरे सुकून को, तुम मेरी इज़्ज़त को, तुम मेरी मोहब्बत को, सबको तुमने बर्बाद किया। और जो तो घर से देर से आने वाला इशू है, अब बताओ, बंदा मोहब्बत से वहाँ भाग कर जाता है जहाँ आगे कोई उसका इंतज़ार कर रहा होता है, कोई अच्छे लफ्ज़ आपके कानों में। ये जो लोग अपने महबूब से और महबूबा से मिलने पागलों की तरह जाते हैं, तो उन्हें ये यकीन होता है कि वहाँ जाएंगे तो जाके बहुत मोहब्बत भरा इस्तकबाल होगा। इस मामले में खुशी की खबर ये है कि मियाँ का इलाज तो हो गया, लेकिन खातून का इलाज मैं नहीं कर सका। ये नाकाबिल इलाज तो नहीं है, लेकिन इसका इलाज होने में कई महीने लगेंगे।
चूँकि लड़कियां और ख़ास तौर पे अमीर लड़कियां अपनी गलत परसेप्शन को और गलत राय को बदलने पे तैयार नहीं होती। वो सोचती हैं ज़िंदगी उनके लिहाज से ढलनी चाहिए, बननी चाहिए। ये कोई कपड़ा थोड़ी है, कैंची लेके इधर से काट दिया इधर से काट दिया वैसे हो गई। ज़िंदगी जिंदा है, इंसानों के साथ जुड़ी है। इंसान अपनी ख्वाहिशों के साथ, अपनी इज्जत के साथ और अपनी मोहब्बत के साथ जब आप दूसरे की ज़िंदगी तंग कर देते हो तो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी तंग पड़ जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।